बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में जिस तरह की नफरत की सियासत हो रही है और मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को और दीगर जो कमज़ोर तबक़ात है निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, कहीं पर मस्जिदें बंद की जा रही हैं, कहीं चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से ये उत्तराखंड में ये फिनोमिना जो है, ऐसा मालूम होता है कि गुजरात के बाद जो है उत्तराखंड एक बड़ी हिंदुत्व की लेबोरेटरी बन गई है। उसी के बारे में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज यहाँ प्रेस क्लब में जारी की गई, जिसमें नामवर सामाजिक कारकुन, ह्यूमन राइट डिफेंडर, कारवान मोहब्बत के रूह रवा जनाब हर्ष मंदर साहब भी थे, जो साबिक IAS अफसर भी रहे हैं और गुजरात के फसादात के दौरान उन्होंने काम किया है। और अब मुसलसल जो है, जब से बीजेपी पर सर इक़्तिदार आई है, नफरत के खिलाफ वो मोर्चा बनाए हुए हैं। जगह जगह जाते हैं, जो भी नफरत के जो लोग शिकार बनते हैं उनको ढाल बनाने के लिए, उनकी हर तरह की मदद करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो उत्तराखंड की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट आई है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड बहुत जल्दी उसको बदला जा रहा है। जो भाजपा RSS की जो नफरती राजनीति है, उसका एक केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट है, उसको परिवर्तित किया जा रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश को देखते हैं, असम को देखते हैं, लेकिन उत्तराखंड पे इतना ध्यान जितना हमें देना चाहिए नहीं दे रहे। उत्तराखंड की खासियत ये है कि वहाँ खुल के उनकी मांग की है कि ये देवभूमि है, इसलिए मुसलमानों के लिए रहने की इजाजत ही ना रहे। ये मतलब अंग्रेजी में इसको एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। जेनोसाइड या नरसंहार का एक बड़ा हिस्सा एथनिक क्लेंजिंग है। हम मतलब वहाँ खुल के इस एथनिक क्लेंजिंग मतलब कानून से तो वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बसाहट है, वहाँ कोई ना कोई आरोप जैसे आरोप करके उनके खिलाफ एक माहौल बनाते हैं, डराते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, जैन जिहाद की बात कर रहे हैं। और कई जगहों से मुसलमान वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। 14% आबादी है जी। उनका उस प्रदेश की जमीन पर, उसके पहाड़ों पर उतना ही हक है जितना किसी और पर। तो ये जो एथनिक क्लेंजिंग की जो उनकी जो अभी योजना है, ये कामयाब अगर हो जाए तो उत्तराखंड तक वो सीमित नहीं रहेगा, फैलता जाएगा। इसका जो खतरा है, मेरे ख्याल में उसका संज्ञान जिस तरह का होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। मैंने वहाँ जाके देखा है, कई जगहों में मुस्लिम जैसे हल्द्वानी जैसे शहर मुस्लिम आबादी का शहर था और एक कंटोनमेंट था। इनफैक्ट जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो बाद में आकर बसे हैं। अब अचानक उनको ये दर्शाया जा रहा है कि ये आपकी जगह है और आप जाएं, और उसके पीछे, और वो तभी संभव है जब आप ऐसा नफरती माहौल बनाते हैं कि लोगों को वहाँ रहने का मतलब रहने में अपने आप को सुरक्षित ही नहीं महसूस करते। तो अब ये जो है वाशिंगटन बेस्ड जो इदारा है, हेड लैब जो है, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा कि बहुत बढ़ गया है। तो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो लोगों को कहता है कि कपड़े देखकर पहचानो, वो उस मुल्क का NSA कहता है कि हमको बदला लेना है, बदले की आग अंदर भरना है, तो क्या इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने सब 2002 से देखा जी। मुख्यमंत्री जब थे बहुत खुल के, बहुत हद से ज्यादा नफरती भाषण देते थे और उसी से उनको ये जगह मिली। मैं देख रहा था कि 2014 के बाद कुछ हद तक उन्होंने अपने भाषणों में मतलब कभी कभी वो बोल लेते थे कब्रिस्तान की बात या कपड़ों से पहचानने की बात, लेकिन 2019 के बाद मुझे दिखता है कि धीरे धीरे मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे जनता को दिख रही है कि कुछ काम नहीं कर पा रही है, मतलब कीमतें जरूर
चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, नौकरियां नहीं हैं, देश का जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगह है साख है वो गिरता जा रहा है, तो फिर उनके पास बस यही है ना। इसलिए हमने देखे और 2024 में जिस तरह के भाषण, नफरती भाषण प्रधानमंत्री ने खुद किए, ज्यादातर उनके जो सेकेंड फेज के जो भाषण थे ऑलमोस्ट सारे वो नफरती भाषण। 15 अगस्त के लाल किले के मंच से उन्होंने एक डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन के संबंध में जो अजीब सा एक सोच है कि मुसलमान जानबूझ के जिहाद की पॉपुलेशन और कम करना बढ़ा रही है, उस बात को देख के मतलब मुसलमान का नाम दिए बिना बहुत क्लियर था उनका सही। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अब प्रधानमंत्री मतलब अमित शाह तो पहले से ही कर रहे थे, आदित्यनाथ पहले से ही कर रहे थे, हेमंत बिस्वा पहले से कर रहे थे, प्रधानमंत्री अब उस पूरे फौज जो नफरती फौज का खुल के नेतृत्व कर रहे हैं, देश के लिए बहुत गंभीर बात है। और जर्मनी में जो समार हुआ था 60 लाख यहूदियों का, वो कहते हैं इट स्टार्टेड विद वर्ड्स, मतलब जो गैस चेम्बर मतलब जो नरसंहार हुआ था, कहते हैं उसकी शुरुआत गैस चेम्बर से नहीं हुई, नफरती भाषण से। तो इन नफरती भाषणों का क्या अंजाम हमें पहुंचाएगा, तो उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। उसी नफरती भाषण का सहारा लेके ये एथनिक क्लेंजिंग की जो प्रक्रिया है क्या नहीं हो रही है। तो ये कहा जाता है सर, स्कैंडल के लास्ट रिफ्यूज जो होता है वो पॉलिटिक्स होती है, तो आप समझते हैं कि ये जो है जो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जो हमारे सब जो रूलर्स है उनका लास्ट रिफ्यूज जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट बन गया है। देखिए ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हम दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप को आप देखिए, हाँ जी, हम ऐसे नेताओं को उभरते हुए देख रहे हैं जो हमें नफरत सिखाते हैं, जो हमें ये नहीं बता रही कि हम लोग अलग अलग मजहब, अलग जाति रंग के लोग इकट्ठा दोस्त भाई बहन के जैसे रहें। उल्टा ये हम जैसे गांधी जी हमें कहते हैं, उल्टा ये हमें मतलब एक दूसरे पे शक करना, डरना, उसके प्रति नफरत रखना, ये हमें सिखा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि ये जो इस तरह के नेता हैं इनको जनता चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फौजी मतलब गोलियां चला के और उससे वो आए हैं, लोगों ने चुना है। तो मुझे लगता है कि समस्या इतना नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप समाज के अंदर हमें देखना है कि समाज क्यों इस तरह के नेताओं को सामने ला रहे हैं जो हमें नफरत सिखा रहे हैं, और जो एक मानवीय समाज जिनका उस पर यकीन है, हम लोग क्यों कमजोर रहेंगे, ये हम लोग इस पर ध्यान रखना होगा। आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप जैसे कंसर्न लोग बहुत कम रह गए हैं, ये सब कुछ हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, एक खड्डे में गिर रहा है, खाई में जा रहा है, लेकिन खड़े नहीं हो रहे हैं लोग, तो क्या वजह क्या लगती है आपको? अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के लोगों के हकों के लिए मार्टिन लूथर किंग लड़े थे, उन्होंने बात कही कि अंत में हम अपने दुश्मनों की बातों को याद नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों की खामोशी को याद करेंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा समूह है जो सहमत नहीं है, लेकिन खामोश है, और उस खामोशी की बहुत बड़ी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। मेरा मानना है कि आज भी हिंदू समाज की बहुसंख्या नफरती राजनीति और हिंदू राष्ट्र पे उनका यकीन नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव इतना है क्योंकि हम लोग जो गांधी जी
बाबा साहब संविधान मौलाना आजाद के देश की रक्षा हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जन आंदोलन का वक्त है, शांति के जन आंदोलन का वक्त है। अगर हम बहुत बड़ी संख्या में उठे नहीं तो ये देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया साना से बात करने के लिए। ये थे जनाब हर्ष मंदर साहब, जिनका कहना है कि ये वक्त आ गया है कि मुल्क में जो नफरत की सियासत हो रही है उसके खिलाफ जो फिक्रमंद शहरी है वो एक पुरअमन तहरीक, एक पुरअमन मुहिम जो है शुरू कर दे, वरना वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।